Hello friends, this is the fourth lecture of culture एंड द टॉपिक इज एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। में से कुछ टॉपिक्स हैं इसमें। सबसे पहला है गुर्जर प्रतिहास। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुर्जर प्रतिहास कब आए थे, कैसे आए थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक है, उनका आर्किटेक्चर कैसा था, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक नतीशा जो है करके 9th सेंचुरी रेयर सैंडस्टोन आइडियल है, ठीक है, वो राजस्थान टेम्पल का वो स्मगल किया गया है कंट्री के बाहर 1998 में, और जो कि इंडिया फिर से लाया गया है। ठीक है, तो स्मगलिंग हो गई थी 1998 में, बट उसको रिटर्न किया गया है इंडिया में। तो नतीशा सैंडस्टोन आइडल क्या है, ये एक रेयर सैंडस्टोन आइडल है जो कि प्रतिहार स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है राजस्थान में उससे बना हुआ है। ठीक है, ये ओरिजिनली किस में बनाया गया था, घटेश्वर टेम्पल जो है बरदोली राजस्थान में। ठीक है, बारदोली राजस्थान में जो बारोली राजस्थान में जो घटेश्वर टेम्पल है वहाँ पे ये ओरिजिनली फॉर्म किया गया था। सैंडस्टोन फिगर जो है वो 4 फीट टॉल है, इन अ रेयर एंड ब्रिलियंट, जो किसका डिपिक्ट कर रहा है, शिव जी का डिपिक्शन कर रहा है। ठीक है, शिव जी के फॉर्म में बना हुआ है। नंदी जी का जो डिपिक्शन है वो जनरली राइट लेग ऑफ नतीशा आइकन, जो शिव जी का पेंटिंग है आइकन है, उसमें जो राइट लेग के पास जो है वो नंदी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिहार स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है, और किससे एसोसिएटेड है, गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी अराउंड 800 to 900 AD में जब आई थी तब उससे एसोसिएटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले नतीशा किससे नतीशा क्या है, एक रेयर सैंडस्टोन आइडियल है जो कि शिव जी का आइडियल है, जिसमें एक नंदी जो है राइट साइड में दिखाया गया है। ठीक है, ये कहाँ पे मिला है, घटेश्वर टेम्पल जो है राजस्थान में, वहाँ पे मिला है। प्रतिहार स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फॉलो करता है, ठीक है, उससे बना हुआ है। और प्रतिहार स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, वो एसोसिएटेड किससे है, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी से एसोसिएटेड है। ठीक है, नाउ कम टू गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। तो डायनेस्टी में हम देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी कहाँ रूल की थी, नॉर्दर्न इंडिया में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, ये है, ये पूरा एरिया है जहाँ पे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी रूल किए थे नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, ओके। तो ये नॉर्दर्न इंडिया में मिड 8th to 11th सेंचुरी तक रोल किए थे। ये जनरली माना जाता है कि ये पेट्रीलिनियर क्लैन से बिलोंग करते हैं। पेट्रीलिनियर क्लैन होता है कि जो मतलब मेल ओरिएंटेड सोसाइटी होती है, उससे ओरिजिनेट हुए थे, जिसमें से राजपूत के 4 क्लासेस थे, उसमें से एक क्लास क्या था, प्रतिहास थे। ठीक है, तो राजपूत के 4 क्लास कौन कौन से होते हैं, तो आप नोट कर लीजिए। पहले थे प्रतिहास, दूसरे थे सोलंकीस, तीसरे थे परामर्श, और चौथे थे चौहान्स। ठीक है, तो दीज आर द 4 पेट्रीलिनियर क्लैन ऑफ राजपूत थे, प्रतिहार, सोलंकिस, परामर्श एंड चौहान्स। ठीक है, प्रतिहार जो थे उनका नेम कहाँ से डिराइव किया गया है, कि उनका जो नेम का मीनिंग था उसका मतलब था डोर कीपर्स। जो क्या होते थे, जो बड़े बड़े राजपूत घराने होते थे वहाँ पे जो डोर के पास एक मतलब एज एन सर्वेंट टाइप के खड़े रहते थे, डोर कीपर की तरह, कि कोई भी आएगा तो उससे इन्फॉर्मेशन लेंगे फिर ही उसको अंदर भेजेंगे। ठीक है, तो ये जो थे डोर कीपर की तरह थे, सिक्योरिटी गार्ड फॉर एग्जांपल आज की उसमें बोला जाए तो। ठीक है, आर सीन एज ट्राइबल, ये क्या थे, ट्राइबल ग्रुप थे, क्लैन थे। गुज्जर्स के जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, क्लैन होते हैं, उनके ही वो क्लैन थे। ठीक है, और वो डोर कीपर की, उनका वर्ड में जो संस्कृत मीनिंग होता है उसका मतलब होता है डोर कीपर। तो इम्पॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से थे, तो सबसे पहले थे नागभट्टा वन, जो कि कंटेंट अरब आर्मीज़। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी अरब आर्मीज़ अपने अंडर रखी थी, जो इंडस रिवर के ईस्ट में मूव करते थे। ठीक है, और फिर आते थे फिर जो और कुछ रूलर्स हैं इंपॉर्टेंट, नागभट्टा टू, मिहिर भोज एंड महेंद्र पाल वन जो थे, वो कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स थे डायनेस्टी के। एक्सपेंशन जो था गुर्जर प्रतिहास का, किंगडम का, वो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड एरिया था। किसके साथ, मतलब जो जनरली पलास जो थे और राष्ट्रकूट से जो थे, और ये गुर्जर प्रतिहास जो थे, ये जनरली हमेशा लड़ाई में लगे रहते थे ओवर द ऑक्यूपाइड कनौज रीजन को ऑक्यूपाइड करने के लिए। हमेशा से ही वो सब लड़ते रहते थे। तो ट्रिपराइट स्ट्रगल एक बोला गया है, जिसमें तीनों को ही फ़ायदा नहीं हुआ था, मतलब तीनों ही कोई भी उसमें से एक नहीं जीता था। तो पलास, राजकुतास और किसके किसके बीच हुआ था, गुर्जर प्रतिहार। तो यहाँ पे देख सकते हैं दीज आर राजकुतास डायनेस्टी। ठीक है, तो ये जनरली आए कब थे, मतलब ये जब गुप्ता अम्पायर ख़त्म हुआ था, पोस्ट गुप्ता, जिसमें हर्षवर्धन जी थे, हर्षवर्धन रीन था, जब ये ख़त्म हुआ था उसी के बाद ये जो तीनों डायनेस्टी जो है एमर्ज हुई थी एज इन
पूरे इस एरिया में। और ये जो है ओवर द कनौज जो रीजन था, क्योंकि कनौज एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, अगर आप कनौज पे पूरा फोकस कर लेते, कनौज जो था ये जनरली अभी अगर हम बात करें तो ये यूपी दिल्ली और उसके समथिंग बीच में था, तो अगर हम उस एरिया को कंट्रोल कर लेते तो हम सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया की तरफ बहुत अच्छे से कब्जा कर सकते हैं, मतलब दोनों साइड, नॉर्थ ईस्ट भी और ये सब। इसलिए कनौज रीजन पे के लिए ये लोग लड़ाई करते थे। कौन कौन से? गुर्जर प्रतिहास, ट्रिपराइट ट्रीटी, ट्रिपराइट जो स्ट्रगल हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था? तो गुर्जर प्रतिहास, राष्ट्रकूटास एंड पलास, ठीक है, इन तीनों के बीच में ओवर द किस रीजन के लिए? कनौज रीजन के लिए हुआ था, ठीक है। नाउ कम टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री, तो ऑब्वियसली ये हर्षवर्धन के बाद आए थे पोस्ट गुप्ता, तो ये किसका जो चीज़ें हैं, मतलब उन्हीं की जो आगे की चीज़ें हैं उनको फॉलो करेंगे। तो ये इनका एडमिनिस्ट्रेशन किस लाइन पे था? गुप्ता अंपायर के ही लाइन पे था। जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन गुप्ता अंपायर में था उसी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने भी फॉलो किया था, ठीक है। जैसे कुछ कुछ जो एरियाज़ थे वो डायरेक्टली सेंटर एडमिनिस्टर करते थे, जैसे किंग हो गया, ठीक है। और कुछ कुछ जो एरियाज़ हैं वो डिवाइडेड होते थे प्रोविंसेस और डिस्ट्रिक्ट्स में। तो प्रोविंसेस को वहाँ पे क्या बोला जाता था? भुक्ति, जिसको हेड कौन करता था? उपारिका। तो प्रोविंसेस को क्या बोला जाता था? भुक्ति, और भुक्ति को हेड कौन करते थे? उपारिका। वहाँ के गवर्नर कौन थे? उपारिका। और जो डिस्ट्रिक्ट थे उसको क्या बोला जाता था? मंडल। और विश्व, उसको कौन हेड करता था? विश्वपति हेड करते थे, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट हेड कौन था? विश्वपति थे। और प्रोविंसेस हेड कौन था? उपारिका, ठीक है। तो ये आप नेम्स बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, जनरली पूछ सकता है भुक्ति क्या होता था, उपारिका क्या होता था, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। गवर्नर और डिस्ट्रिक्ट हेड जो रहते थे, मतलब उपारिका और विश्वपति जो रहते थे, उनको टास्क दिया जाता था कि वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और लॉ और ऑर्डर फॉलो करवाएंगे जो भी हमारे स्टेट में, जो भी हमारे एम्पायर में रहते हैं, ठीक है। और उनके ही अंदर किसके हेल्प से वो करवाएंगे ये लॉ एंड ऑर्डर? विद द हेल्प ऑफ आर्मी, जो भी वो स्टेशन करते थे, ठीक है। दे वर वेल नोन फॉर देयर कैवेलरी। कैवेलरी के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। कैवेलरी मतलब वही होता है जो हॉर्सेस के साथ चलते थे, ठीक है। वो पार्ट आर्मी जो कि हॉर्सेस को लेकर चलती थी, तो उनको वो जो है बहुत ज़्यादा हॉर्सेस रखते थे और बहुत ज़्यादा आर्मीज़ होती थी। और जो हॉर्सेस जो हैं वो इंपोर्ट कहाँ से करते थे? सेंट्रल एशिया और अरेबिया से, ठीक है। आफ्टर द भोज, जैसे ही रूलर्स जो थे उनका, भोज जो रूलर थे, मिहिर भोज जिनको बोला जाता है भोज, उनके ख़त्म होने के बाद मिलिट्री पावर्स जो धीरे धीरे है प्रतिहार डायनेस्टी की कम होने लगी। और उसके बाद उन्होंने सक्सेसिव किंग्स जो आए वो बहुत ही डिफीटेड होते गए हर अंपायर से, तो इसलिए वो धीरे धीरे अंपायर ख़त्म होने लगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री में पहला तो कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पार्ट था, एरिया था, वो डायरेक्टली सेंटर एडमिनिस्टर करता था। और कुछ जो पार्ट्स थे वो डिवाइडेड थे, किसमें? डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंसेस में डिवाइडेड थे। तो प्रोविंसेस को बोला जाता भुक्ति, जिसको कौन हेड करता था? उपारिका। एंड डिस्ट्रिक्ट जो था उसको क्या बोला जाता? मंडल। और विश्व, जिसको हेड कौन करता था? विश्वपति हेड करते थे, ठीक है। और मंडल जो गवर्नर थे, जो उपारिका थे और विश्वपति थे, उनको दिया जाता था चार्ज कि आप लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करोगे और लॉ और ऑर्डर मेंटेन करोगे विद द हेल्प ऑफ आर्मी, ठीक है। आर्मी जो थी वो बहुत ही बड़ी थी, और कैवेलरी वगैरह फॉर देयर नोन कैवेलरी, मतलब हॉर्सेस से चलते थे। और कहाँ से इंपोर्ट किया जाता था? सेंट्रल एशिया और अरेबिया से, ठीक है। और धीरे धीरे ये डेक्लाइन हो गया। तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री। नाउ कम टू आर्किटेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्किटेक्चर कल्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। जो प्रतिहास थे वो कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो करते थे? कि गुप्ता आर्किटेक्चर था उसका ही एक्सटेंडेड फॉर्म फॉलो करते थे, ठीक है। तो ट्रेडिशन जो है, पहले क्या था? गुप्ता आर्किटेक्चर में मंडपा और ये सब होते थे, टेम्पल आर्किटेक्चर। जब गुप्ता अंपायर के टाइम पे ही टेम्पल आर्किटेक्चर आया था, आपको याद हो तो प्रतिहास जो थे वो फुल फ्लेज्ड मंडपा, मतलब फुल फ्लेज्ड पूरी तरह एक सिंगल श्राइन में जो है बड़ा सा मंडप जो बनाया जाता था उसको फॉलो करते थे। फॉर एग्जांपल गदरमाल टेम्पल जो है और बदोह पथरी एट्सेट्रा, ये दीज आर द टेम्पल्स जो है आर्किटेक्चर फॉलो करते थे। गुर्जर प्रतिहास जो थे वो ओपन पेविलियन टेम्पल्स फॉलो करते थे। ओपन पेविलियन टेम्पल्स को मतलब होता है कि जो ओपन पेविलियन टेम्पल्स होते हैं उनको ऐसा बोलते हैं कि जैसे आपने देखा
होगा कि टेम्पल्स में पिलर्स होते हैं, मंडपा होते हैं। तो मंडपा जो है वो पूरी तरह से ओपन रहता है, वहाँ पे कोई वॉल्स नहीं रहती, सिर्फ पिलर्स रहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं ओपन पवेलियन टेम्पल्स, ठीक है। तो जनरली अगर चारों साइड से वॉल्स हो जाएंगे तो कहीं से धूप वगैरह और हवा वगैरह नहीं आएगी। बट ओपन पवेलियन टेम्पल्स जो होते हैं सिर्फ उसमें पिलर्स होते हैं, उसमें कोई वॉल्स नहीं होती, सिर्फ ऊपर के अलावा, सीलिंग्स के अलावा। तो उसको बोलते हैं ओपन पवेलियन टेम्पल्स के लिए वो जाने जाते थे। तो आप ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि गुर्जर और प्रतिहार जो है वो किसके लिए जाने जाते थे, ओपन पवेलियन टेम्पल्स के लिए जाने जाते थे, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे न्यू स्पेस कॉन्सेप्ट ले आए, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंस्ट्रक्ट्स ले आए, मोटिव्स ले आए, ठीक है। उन्होंने जनरली वो अब ऑब्वियसली नॉर्थ इंडिया में थे तो वो कौन सा टेम्पल आर्किटेक्चर फॉलो करेंगे, नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को फॉलो करते थे, ठीक है। फिर आते हैं ट्रेड एंड इकोनॉमी। तो गुर्जर और प्रतिहार एम्पायर जो थे वो जनरली मेनली डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे। तो क्योंकि आपको पता होगा कि धीरे जैसे ही गुप्ता अम्पायर आया, पहले क्या था कि मौर्यन अम्पायर जब था तब सेंट्रलाइजेशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मौर्यन अम्पायर जो ख़त्म हुआ तो पोस्ट मौर्यन अम्पायर में इंडो ग्रीक्स, कुशान्स ये सब आए थे, जिसके कारण जो है मौर्यन अम्पायर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था। और फिर से गुप्ता अम्पायर आए तो सेंट्रलाइजेशन हुआ। बट गुप्ता अम्पायर में जब सेंट्रलाइजेशन हुआ तो वहाँ पे क्या है, जो आउटर एरियाज थे उनके साथ धीरे धीरे कॉन्टेक्ट खत्म हुआ, तो वो जनरली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होने लगे। तो गुर्जर प्रतिहार जो भी थे वो भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट थे। और उनका मेन सोर्स था रेवेन्यू का, गवर्नमेंट का, कि टैक्स जो आप लेवी करोगे, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उस पर जो टैक्स लगाओगे वो आपका मेन सोर्स होता था गवर्नमेंट का, ठीक है। हॉर्सेस जो थे इंपॉर्टेंट कमोडिटी थे, अभी हमने देखा, क्योंकि ठीक है। और प्राइमरी लिटरेरी सोर्सेज जो थे वो अरब मर्चेंट्स के, लाइक सुलेमान जो थे, अल मसूदी थे, पोएट राजशेखर इन द कोर्ट ऑफ महेंद्रपाल वन, ये सब आए थे महेंद्रपाल वन के रूलर्स के टाइम पे। तो ये जो है लिटरेरी सोर्सेस हैं जो जिसमें ये सब मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये हो गया गुर्जर प्रतिहार। आई होप आई हैव क्लियर द टॉपिक वेरी थर्ली। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड ईदर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट गो टू द बेसिक बुक ऑफ तमिलनाडु बोर्ड। आप किसी से भी, जिससे भी पढ़ते हो, जैसे कि एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे पढ़ लीजिए, मिडिवल इंडिया की जो आती है, और या फिर आप उससे पढ़ लीजिए जो भी तमिलनाडु बोर्ड की है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और जो कुछ है तो ठीक है, दिस आर द गुर्जर प्रतिहास एंड व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट आर द आर्किटेक्चर स्टाइल और ट्रेड इकोनॉमी, ठीक है। नाउ कम टू ककातिया डायनेस्टी, वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, ठीक है। ककातिया डायनेस्टी कहाँ पे थी, यहाँ पे देख लीजिए, आंध्र प्रदेश का जो रीजन है टुडे, जो आंध्र प्रदेश रीजन है, वहाँ पे ककातिया किंगडम था, ठीक है। तो ये था ककातिया किंगडम। तो ये न्यूज़ में क्यों है, टेम्पल जो है ककातिया रूलर ने कंस्ट्रक्ट किया था आंध्र प्रदेश में, जिसकी कैपिटल क्या थी, अमरावती। उसको अभी कन्वर्ट कर दिया गया है, कौन से लोकल जो गॉडेस हैं वहाँ की, बालुसुलम्मा गॉडेस दुर्गा जो हैं उनमें ये कन्वर्ट कर दिया है। वहाँ पे लोकल डेटी कौन कौन हो गई हैं, अभी कौन किसको बैठा दिया गया, बालुसुलम्मा गॉडेस दुर्गा। ये टेम्पल जो है कंस्ट्रक्ट किसने किया था, गणपति देवा ने किया था, जो कि ककातिया डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है। किसने टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया था, याद रखिए, ककातिया डायनेस्टी के गणपति देवा जो थे, उन्होंने ये टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया था। और प्रिसाइडिंग डेटी इसमें कौन थी, ककाती देवी थी, जो कि डेटी थी ककातिया रूलर्स की। उनको अभी ठीक है। तो डेटी कौन थी, ककाती देवी थी, ठीक है। पहले कौन थी, पहले ककाती देवी थी, अभी कौन सी, बालुसुलम्मा गॉडेस दुर्गा को अभी उसमें कंस्ट्रक्ट कर दिया गया, वहाँ पे बैठा दिया गया कन्वर्ट करके, ठीक है। नाउ कम टू ककातिया डायनेस्टी। ककातिया डायनेस्टी जो थे वो फ्यूड्यूटरीज थे, किसके, वेस्टर्न चालुक्यास के। वेस्टर्न चालुक्यास के बाद जो रीजन आया था उसको बोलते हैं ककातिया डायनेस्टी, ठीक है। इसमें तीन डायनेस्टीज आई थी, पहली थी होयसाला, ठीक है, दूसरी थी क्या, ककातिया, और तीसरी थी यादवास, ठीक है। ये जो थे कौन थे, फ्यूडेटरीज थे, किसके, चालुक्यास के, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट डायनेस्टी कब स्टेब्लिश हुई, जब रुद्रदेवा प्रताप परुद्रा जो थे पहले इंडिपेंडेंट रूलर बने ककातिया डायनेस्टी के, ठीक है। तो रुद्रदेव जो थे उन्होंने इस डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। वो जो थे पहले रूलर थे, इंडिपेंडेंट रूलर थे ककातिया डायनेस्टी के। इसकी कैपिटल क्या थी, वारंगल इसकी कैपिटल थी, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ककातिया की कैपिटल क्या थी, वारंगल थी, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे इस्लामिक इन्वेजन फेस किए, लाइक अलाउद्दीन खिलजी 1310 में आए, ठीक है। और फिर धीरे धीरे ये जो
डायनेस्टी है वो कंट्रोल में किसके आ गई, दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में आ गई 1323 में, जब सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक ने पूरी तरह इसको इन्वेड कर लिया था। ठीक है, प्रोमिनेंट रूलर्स कौन कौन से थे आप देखते हैं। गणपति देवा थे जो कि लॉन्गेस्ट रीन था जिनका अमंग्स ककातिया रूलर्स। ठीक है, और फिर रानी रुद्रमा देवी आई थी जो कि उन्हीं की बेटी थी, वो फ्यू क्वींस में थी इंडियन हिस्ट्री में जो कि ककातिया डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। फिर आते हैं सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटूपल्ली जो था वो सी पोर्ट था ककातिया डायनेस्टी का, याद कर लीजिए। तो मोटूपल्ली जो था वो क्या था, फेमस ट्रेडिंग सी पोर्ट था ककातिया डायनेस्टी का। मार्को पोलो जो थे फेमस ट्रैवलर थे जो कि ककातिया किंगडम जब था तब उस टाइम विजिट किए थे इसी पोर्ट से, मोटूपल्ली पोर्ट से, और उन्होंने लिखा था बहुत सारी कि कैसे आंध्रास की पावर और प्रॉस्पेरिटी है, कैसे आंध्रा रीजन में जो रूलर्स रहते हैं उनकी पावर क्या क्या है और उनका प्रॉस्पेरिटी क्या क्या है। ठीक है, फिर ककातिया डायनेस्टी जो थी वो बहुत ज़्यादा फेमस है अपने लॉन्ग कंस्ट्रक्शन टैंक्स के लिए। ठीक है, और यूज्ड द स्लुइस वायर डिवाइस इन इट टू बूस्ट क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, क्या यूज़ करते थे, स्लुइस वायर वो यूज़ करते थे क्रॉप प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। स्लुइस वियर डिवाइस क्या होता है, जहाँ पे आप वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो या इंक्रीज़ कर सकते हो प्रोडक्शन या डिक्रीज़ कर सकते हो प्रोडक्शन, तो वो चीज़ें यूज़ करते हैं फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, कोहिनूर डायमंड जो है माइन किया गया था ककातिया रूलर के टाइम पे, कहाँ पे, गोलकोंडा माइन से। तो याद रखिए कोहिनूर डायमंड कहाँ से माइन किया गया था, गोलकोंडा माइन से ड्यूरिंग द ककातिया रूल। ठीक है, फिर आते हैं आर्किटेक्चर। तो सबसे पहला है रुद्रेश्वर टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। रुद्रेश्वर टेम्पल जो है 1000 पिलर्स टेम्पल भी उसको बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आया कि 1000 पिलर्स टेम्पल कौन सा है इनमें से, तो रुद्रेश्वर टेम्पल जो है 1000 पिलर्स टेम्पल है, जो कि अर्लीस्ट स्ट्रक्चर है ककातिया आर्किटेक्चर का। ठीक है, ये बिल्ट किसने किया था, रुद्रदेव ने किया था इन 1163 AD। द टेम्पल जो है बहुत सारे कर्व्ड पिलर्स बनाए गए थे, परफोरेटेड स्क्रीन्स, ठीक है, स्पेशल आइकन, रॉक का टेलीफेंस और मोनोलिथिक नंदी वगैरह बनाए गए थे। और ये टेम्पल जो है डैमेज किसने किया था, जब दिल्ली सल्तनत आया था उस टाइम पे तुगलक डायनेस्टी जो थी इसको पूरी तरह डैमेज कर दी थी। ठीक है, इसके कारण ये इसको डैमेज किसने किया था, तुगलक डायनेस्टी जब आई थी तब उन्होंने डैमेज कर दिया था। ठीक है, तो रुद्रेश्वर टेम्पल को क्या बोलते हैं, 1000 पिलर्स टेम्पल। ये किसके उसमें बिलोंग करती है, ककातिया आर्किटेक्चर है का अर्लीस्ट पार्ट है। किसने बिल्ड किया था, रुद्रदेव ने बिल्ड किया था। ठीक है, फिर आते हैं रामप्पा टेम्पल। रामप्पा टेम्पल कहाँ है, तेलंगाना में है। ठीक है, इट इज़ द ओनली टेम्पल जो कि किसने स्कल्पचर जिसने बनाया था उसके नेम से जाना जाता है, रादर देन वहाँ पे जो डाइटी है उसके नेम से नहीं जाना जाता। ठीक है, ये बिल्ड किसने किया था, बिल्ड किसके बिहाफ में किया गया था, ककाती गणपति देव जो थे उनके बिहाफ में ये बिल्ड किया गया था। किसने बिल्ड किया था, बाय हिज कमांडर रुद्र सामिनी। ठीक है, स्कल्पचर्स वर्क ऑफ डांस पोस्चर्स इन टेम्पल वर ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर फेमस वर्क नृत्य रत्नावली बाई जयप्पा सेनानी। फिर आते हैं वारंगल फोर्ट। वारंगल फोर्ट जो था किसने बिल्ड किया था, किंग गणपति ने बिल्ड किया था इन 13th सेंचुरी, और उसको कंप्लीट किसने किया था, रुद्रमा देवी जो थी उसकी डॉटर, उन्होंने कंप्लीट किया था इसको। फोर्ट जो है 4 पार्ट्स हैं, उनको बहुत सारे जो गेटवेज हैं उनको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है, नोन एज कीर्ति तोरण एंड हमसा तोरण। ठीक है, वारंगल फोर्ट, 1000 पिलर टेम्पल्स, रामप्पा टेम्पल्स, तीनों जो हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि तीनों जो हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। ठीक है, तो ये ककातिया हो गया। ककातिया क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि उसको जो वहाँ का टेम्पल था उसको कन्वर्ट किया गया है, बोलू सलम्मा जो उनका आगे लोकल डेटी है उनको बैठाया गया है। ककातिया रूलर्स जो थे फ्यूडेटरीज थे किसके, चालुक्यास डायनेस्टी के, और 2 फ्यूडेटरीज और कौन से, होयसाला एंड पांडवास। ठीक है, ये किसने एस्टेब्लिश किया था, रुद्रदेव थे। और प्रोमिनेंट रूलर्स कौन कौन से थे, तो पहले रूलर्स थे गणपति देवा और फिर रुद्रमा देवी जो उन्हीं की बेटी थी। ठीक है, इसका इन्वेजन, इसको डैमेज किसने, इस रीन को एंड किसने किया था, जो तुगलक डायनेस्टी और अलाउद्दीन खिलजी वगैरह आए थे उन्होंने इसको एंड कर दिया था, दिल्ली सल्तनत। फिर सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, मोटूपल्ली सम ऑफ द फेमस ट्रेडिंग सी पोर्ट है, मार्को पोलो जो है विजिट किए थे और लार्ज टैंक्स कंस्ट्रक्ट किया जाता था।
और कोहिनूर डायमंड जो है माइन किया गया था यहीं से। फिर रुद्रेश्वर टेम्पल जो है रुद्र देव ने बनाया है, 1000 पिलर्स टेम्पल बोलते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में रामप्पा टेम्पल भी है और वारंगल फोर्ट भी है। ठीक है, तो दिस इज काकातीय किंगडम। नाउ कम टू एविडेंस ऑफ डेयरी प्रोडक्शन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अभी द ईयर 2020 जो है 100 ईयर्स मार्क किया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ऑल्सो नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पे न्यू स्टडी शो की गई है कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो थे, मिल्क, मीट और ये सब भी प्रोड्यूस किया जाता था हरप्पन्स के टाइम पे। ठीक है, तो की फाइंडिंग्स क्या क्या है? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ इंडस्ट्रियल लेवल ऑफ डेयरी प्रोडक्शन। ठीक है, ये किस पे बेस्ड है? ये किस पे बेस्ड है? एनालिसिस हमने किया एब्जॉर्ब लिपिड रेसिड्यूज का सिरेमिक वेजल्स में, उस पर हमने एविडेंस देखा कि डेयरी प्रोडक्शन भी वहाँ पे होता था। एविडेंस ऑफ डेयरी प्रोसेसिंग, जैसे कि प्रिजर्वेशन मिल्क किया जाता था, किससे? फर्मेंटेशन से, अदर टेक्निक से। और रिजल्ट हमको किससे एनालिसिस हमने किया? रेसिड्यू ऑफ पॉटरी जो है फाउंड इन कोटादा भदली गुजरात में हमको मिला। एनिमल्स जो है यूज़ किए जाते हैं फॉर डेयरी प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि स्टडी ने हमको बताया कि टूथ एनिमल जो थे फॉजिल, कैटल, वाइल्ड बफेलो, गोट और इन सब से फाउंड हुआ इस एरिया में। काउस और वाइल्ड बफेलो वर फाउंड टू कंज्यूम मिलेट्स, वाइल्ड शीप और गोट्स जो है नियर बाई ग्रास और लीव्स में। ठीक है, द लार्ज हर्ड इंडिकेट्स दैट मिल्क वॉज प्रोड्यूस्ड इन सरप्लस। तो ये सब इंडिकेट करता है कि मिल्क जो है बहुत सरप्लस में प्रोड्यूस किया जाता था और एक्सचेंज किया जाता था। ठीक है, हेंस ये फाइंडिंग हमको बताती है कि रूरल इकोनॉमी इंडस वैली सिविलाइजेशन की कैसी थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैटल, बफेलो मीट रेसिड्यू फाउंड इन इंडस वैली वेजल्स। अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टडी, नॉर्थ वेस्ट इंडियन साइट्स की न्यू स्टडी हमको बताती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल्स थे वहाँ की डाइट कैसी थी, कि वो जनरली मीट ज़्यादा खाते थे, इंक्लूडिंग एक्सटेंसिव ईटिंग ऑफ बीफ। इट फाइंड दैट डोमिनेंस जो थे एनिमल प्रोडक्ट का, सच एज पिग्स मीट था, पिग्स का, कैटल का, बफेलो का, ये सब ज़्यादा था, एज वेल एज डेयरी प्रोडक्ट के साथ। सिरेमिक्स आर वन ऑफ द मोस्ट यूबिक्विटस आर्टफैक्ट जो रिकवर किया गया था। वाइल्ड एनिमल जैसे कि डियर, एंटीलोप, गैजल्स, वर्ड एंड रिवराइन मरीन रिसोर्सेज जो थे स्मॉल प्रोपोर्शन में ये भी हमको मिले। ठीक है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह भी फाउंड हुए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आप हमेशा देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हमेशा ही न्यूज़ में रहता है, हरप्पन सिविलाइजेशन, और इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, भले किसी को किसी तरह से पूछा जाए, बट एज इन हर बार ही एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी साइट्स कौन से रिवर पे सिचुएटेड है, किसने डिस्कवर की है, क्या क्या वहाँ पे मिलता है। तो जनरली विच ऑफ द साइट्स इज रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच ऑफ द साइट्स इज नॉट रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जनरली कुछ कुछ बुक्स में थोड़ा थोड़ा मतलब कम कम चीज़ें दी हैं, जैसे कि आप तमिलनाडु बोर्ड में पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप एनसीईआरटी पे रिलाई कर सकते हैं। एनसीईआरटी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ना जितना इसमें है, जितना विजन 365 में है, उतना मैं आपको बता दे रही हूँ अभी यहाँ पे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वन ऑफ द फोर अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है, जो कि मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना के बाद मानी जाती है। ठीक है, ये क्या है? कल्चरल और पॉलिटिकल एंटिटी है जो कि नॉर्दर्न इंडिया में फ्लरिश्ड हुई, नॉर्दर्न इंडिया में आई। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिटवीन 7000 to 600 BCE में। ठीक है, दयाराम साहनी जो थे उन्होंने पहली बार डिस्कवर किया था हरप्पा इन 1921। तो आप याद कर लीजिए इनका नाम, वेरी इंपॉर्टेंट। किसने डिस्कवर किया था? फर्स्ट डिस्कवर्ड हरप्पन साइट किसने डिस्कवर की थी? दयाराम साहनी। ठीक है, इन 1921। फिर इनका मॉडर्न नेम डिराइव कैसे हुआ? क्योंकि ये इंडस रिवर पे सिचुएटेड थी, तो इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका नाम रखा गया। ठीक है, ये जो था अनक्लियर था कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हुआ। सिविलाइजेशन जो था सदर्न मोस्ट पार्ट जो मे हैव कंटिन्यूड अंटिल आयरन एज सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन इंडिया अबाउट 1000 BCE। ठीक है, तो ये हो गया। दयाराम साहनी जो थे उन्होंने पहली बार डिस्कवर किया था हरप्पा इन 1921। रीसेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन रिलेटेड डिस्कवरीज, अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडी हमको बताते हैं कि मानसून जो शिफ्ट हो रहा है, मानसून के जो पैटर्न्स शिफ्ट हो रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, वो जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को बढ़ाए भी थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को लाए भी थे, और इंडस वैली सिविलाइजेशन को ख़त्म भी उन्होंने ही किया था। भिराना जो थी हरियाणा की एक साइट है, ये ओल्डेस्ट डिस्कवर्ड इंडस वैली साइट है, जो कि 7500 BCE में वो की गई थी। प्रीवियसली हम किसको मानते थे? मेहर ग्रह जो थे पाकिस्तान में है, ये ओल्डेस्ट साइट है, पर अभी क्या है, भिराना जो है हरियाणा की, वो सबसे ओल्डेस्ट साइट है।
बहुत सारे डीएनए सैंपल्स मिले स्केलेटल के जो कि राखीगिरी से मिले। राखीगिरी कहाँ पे है, वो भी हरियाणा में है, ठीक है। वहाँ से हमको बहुत सारे स्केलेटल मिले, डीएनए सैंपल्स मिले कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल्स थे वो डिस्टिंक्ट इंडिजीनियस पीपल थे, जो कि डिस्टिंक्ट इंडिजीनियस पीपल थे जो कि आर्यन जो इन्वेजन हुआ था उनसे ये बिलोंग नहीं करते, उनके उस थ्योरी को उसको चैलेंज करते हैं। तो ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन रिलेटेड डिस्कवरीज। नाउ कम टू इम्पॉर्टेंट इंडस वैली साइट्स, और किस रिवर पे सिचुएटेड है, कहाँ पे सिचुएटेड है, और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स वहाँ की क्या क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। किस रिवर पे है, रिवर रावी पे है। इसमें क्या क्या मिला, 6 ग्रेनरीज मिली, ठीक है। लिंगम और योनी के सिंबल्स मिले, मदर गॉडेस मिली, ठीक है। डॉग का स्कल्पचर मिला, रेड सैंडस्टोन मेल टॉर्सो मिले। तो ये कहाँ पे मिले, हड़प्पा में मिले, ठीक है। फिर मोहनजोदाड़ो कहाँ है, ये भी पाकिस्तान में है। कौन सी रिवर के पास, रिवर रावी के पास। यहाँ पे क्या मिला, ग्रेट बाथ, सिटाडेल, ठीक है, डांसिंग गर्ल्स, बेयर्डेड पीस्ट, ठीक है, ग्रेट ग्रैनरी, पशुपति सील, ये सब यहाँ पे हमको मोहनजोदाड़ो में मिले। फिर धोलावीरा कहाँ की है, गुजरात की साइट है, कौन, इंडिया में, ठीक है। ये इस यहाँ पे क्या मिला हमको, वाटर रिजर्वायर्स मिले, यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिले। लोथल जो है वो भी कहाँ है, गुजरात में। यहाँ पे हमको डॉकयार्ड्स मिले, फायर एल्टर्स मिले, टेराकोटा फिगर्स ऑफ कॉर्श एंड शिप्स मिले। राखीगिरी हरियाणा की साइट है, जिसको बोलते हैं लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सी है, राखीगिरी, जो कि हरियाणा में है। ग्रेनरी और टेराकोटा ब्रिक्स भी मिले। रोपर जो है पंजाब में है, ये लोकेटेड किस में है, रिवर सतलज में, ठीक है। यहाँ पे डॉग जो है ह्यूमन के जो भी ह्यूमन के साथ जो है बरी किए गए हैं, और कॉपर एक्स वगैरह मिले। फिर बालाथल एंड कालीबंगन राजस्थान में है, ठीक है। यहाँ पे बैंगल फैक्ट्री मिली, टॉय कार्ड्स मिले, कैमल्स मिले, बोन्स ऑफ कैमल्स मिले, डेकोरेटेड ब्रिक्स मिले, सिटाडेल मिले, लोवर टाउन और फायर लेटर्स मिले। फिर शुरकोटडा गुजरात इंडिया में है। फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स यहीं से मिले, ठीक है। बनावली कहाँ पे है, हरियाणा में, जो कि रिवर सरस्वती में है। बीड्स ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन्स, टेराकोटा, स्टेलेटाइट, ठीक है। बैंगल्स ऑफ क्ले, शेल, फियंस, कॉपर, ठीक है। वेल प्लान फोर्टिफाइड टाउनशिप लेड इन रेडिकल पैटर्न, ये सब मिले हैं। फिर आलमगीरपुर कहाँ पे है, मेरठ में, उत्तर प्रदेश में, रिवर यमुना में। ईस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, याद रखिए। ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है, आलमगीरपुर, जहाँ पे ब्लेड मिले, कॉपर सिरेमिक आइटम्स मिले। महरगढ़ कहाँ की है, पाकिस्तान की है, जो हम पे प्रिकर्सर है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, पॉटरी, कॉपर स्टूल्स और ये सब मिले। तो दीज आर द साइट्स, इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, नाउ लेट्स कम टू सदिकपुर सिनौली एग्जीकवेशन। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी डिक्लेयर की है साइट, जो कि कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में है, टू बी नेशनल इंपॉर्टेंस। इसको नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है। ये कब फर्स्ट एग्जीकवेट हुई थी, 2003-2004 में एग्जीकवेट की गई थी। ये लेट हड़प्पन पीरियड की साइट्स है, जो रिवील क्या करती है, नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस मतलब लार्जेस्ट ब्यूरल साइट जो है इंडिया की, ये यही है, नेक्रोपोलिस, जहाँ पे लोगों को जो भी ख़त्म हुए लोग हैं वहाँ पे उनको रखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, लार्जेस्ट बुरेल साइट्स है इंडिया की। कौन सी रिवर पे लोकेटेड है, याद रखिए, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। तो ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना ये साइट लोकेटेड है। कार्बन डेटिंग जो है हमको ये सब ब्यूरेल जो डेट्स हैं हमको कंफर्म करती है। फाइंडिंग क्या है इस साइट्स की, वुडन कॉफिन ब्यूरल्स, चैरियट्स एंड कॉपर स्वॉर्ड्स, ठीक है। ये सब के साथ जो है कॉपर स्वॉर्ड्स हो गए, चैरियट्स हो गए, हॉर्सेस वगैरह जो भी यूज़ थे, और कॉफिन ब्यूरल्स जो हैं वहाँ पे जब भी हम लोगों को दफनाते थे तो उनके साथ दफनाते थे। रॉयल ब्यूरेल्स जो है फर्स्ट टाइम डिस्कवर की गई, ठीक है। क्लॉथ्स जो थे बॉडीज़ में फाउंड हुए, कि जो भी बॉडीज़ थी वो जनरली हिंदू रिचुअल्स फॉलो करती थी, ठीक है, सिमिलर टू हिंदू रिचुअल। ऑस्ट्रे कलर्ड पोइट्री कल्चर जो था, पोइट्री क्या थी, ऑस्ट्रे कलर्ड पोइट्री कल्चर था। हॉर्स का डिबेट की एग्जीक्वेशन फाउंड चैरियट, सॉर्ड्स एंड अदर ऑब्जेक्ट पॉइंटिंग टू द प्रेजेंस ऑफ वेरियर क्लास पीपल, बट ठीक है। तो हमने जनरली देखा कि हड़प्पन पीपल जो थे वो जनरली ये लड़ाई झगड़ा में नहीं बिलीव करते थे, बट वहाँ पे हॉर्सेस फाउंड होते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि वो जनरली वेरियर क्लास पीपल थे, ठीक है, इन द रीजन ड्यूरिंग कॉपर ब्रोंज एज, ठीक है। साइज और शेप जो था चैरियट्स का, डे इंडिकेटिंग दैट दे आर पुल्ड बाई हॉर्सेस, ठीक है। अदर सपोर्टिंग एविडेंस, डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्सेस फाउंड इन सुरकोटा, ठीक है, वहाँ पे फाउंड हुआ। क्वेश्चंस आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ठीक है। तो ये क्या क्वेश्चन करते हैं, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, क्योंकि वो बोलते थे कि आर्यन जब आए थे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन पीपल को वो पूरी तरह ख़त्म कर दिए थे, बट अगर उनके पास हॉर्स था, उनके पास वैरियर क्लास पीपल थे, तो वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी को क्वेश्चन करती है, जैसे कि हॉर्सेस वर ब्रॉट फ्रॉम सेंट्रल एशिया बाई
invading Aryan army around 1500 to 1000 BC, and that gave Aryans edge over Dravidians with bullock carts, ठीक है. However, न्यू फॉन्डिंग सजेस्ट करती है कि हॉर्स ड्रिवन चैरियट्स जो थे वो कौन यूज़ करते थे, ऑस्ट्रे कलर जो पोइट्री यूज़ करते थे पीपल वो यूज़ करते थे. अदर सपोर्टिंग एविडेंस ये भी बताता है कि डोमेस्टिकेशन जो होता था हॉर्स बोन्स का वो सुरकोटा में फाउंड हुआ, ठीक है. मैच्योर साइट है हरप्पन सिविलाइजेशन की. फिर आते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ठीक है. जनरली आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्या बोलती है. अकॉर्डिंग टू थ्योरी जो मॉर्टाइमर व्हीलर जो थे वो नोमैडिक इंडो यूरोपियन ट्राइब, पेस्टोरल और एंटोलियन और ईरानियन फार्मर्स जिनको आर्यंस बोला जाता था, वो सडनली बहुत ज़्यादा इंडस वैली रीजन में आ गए और उन्होंने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसको धीरे धीरे डेक्लाइन जिसके जो कारण बना डेक्लाइन का. ही पॉजिटेड क्या that many unburied corpses found in top level of Mohenjo-daro archaeological site were victims of war, ठीक है. थ्योरी क्या सजेस्ट करती है कि वो हॉर्स को यूज़ किए जो कि हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल थे वो बहुत ही पीसफुल पीपल थे. तो इन्होंने आर्यंस ने हॉर्सेस वगैरह यूज़ करके उनके अगेंस्ट हॉर्सेस वगैरह यूज़ किया और उनको ईजिली डिफीट कर दिया. तो एविडेंस ऋग्वेद में कहाँ से मिलता है हमको, तो ऋग्वेद टाइम पे हमने दसास और दस्युस को रिफ़र किया था, ठीक है. ऋग्वेद जो आर्यंस थे दसास और दस्युस से लड़ते थे, तो वैदिक गॉड इंद्र जो थे उनको पुरंदर नाम दिया गया, मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट. तो ऐसा माना जाता है कि वो डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट थे, तो उन्होंने हरप्पन जो सिविलाइजेशन था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया. जोग्राफिकल एरिया जो था हैबिटेड बाय ऋग्वैदिक आर्यंस जो थे वो भी कहाँ कहाँ रहते थे ऋग्वैदिक आर्यंस, पंजाब और घग्गर हाकरा रीजन जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन सिचुएटेड है. सिंस यहाँ पे बोला जाता है कि कोई भी रिमेन जो है कल्चरल ग्रुप का यहाँ पे मिला नहीं, तो व्हीलर बोलते हैं कि हरप्पन साइट्स जो थी वो वर बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेद, तो वो डिस्क्राइब है ऋग्वेद में. इनफैक्ट ऋग्वेद जो है हरिपुरिया साइट्स जो है हरियुपिया साइट्स जो है वो मेंशन करती है जो कि रिवर रावी पे सिचुएटेड है. तो वो सिमिलर लाइक किसके हरप्पन सिविलाइजेशन की तरह ट्रीट करती है उसको, ठीक है. दीज एविडेंस लेड टू व्हीलर टू कंक्लूड दैट आर्यन इन्वेडर्स जो थे उन्होंने ही हरप्पन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है. फिर आते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस टैग. आर्कियोलॉजिकल साइट्स और रिमेन्स जो है जो 100 ईयर्स से चल रही है, ठीक है, जो 100 ईयर्स से ज़्यादा से उनका एग्जिस्टेंस है उनको दिया जाता है. नेशनल इंपॉर्टेंट टैग्स जो है पुट साइट्स ऑन वर्ल्ड टूरिज्म मैप में साइट्स को रखा जाता है. एंश्योर देम कि उनको जो है कंजर्वेशन के लिए, उनके प्रिजर्वेशन के लिए रेगुलर फंड प्रोवाइड किया जा रहा हो बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑन प्रायोरिटी बेसिस, ठीक है. इसलिए नेशनल इंपॉर्टेंस टैग दिया जाता है. ओके, नाउ कम टू रेयर रेनाती चोल इंस्क्रिप्शन जो है अभी अनर्थ हुआ है, मतलब उसको पाया गया है, ठीक है. इंस्क्रिप्शन जो है कहाँ का है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, ठीक है. कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. ये जो है तेलुगु लैंग्वेज में लिखा गया है. ये हमको क्या बताता है कि हम जो ब्राह्मण्स को लैंड दिया जाता था उसके बारे में बताता है, ठीक है. ये जो है 8th सेंचुरी एडी में असाइन किया गया था, जहाँ पे किसने व्हेन द रीजन किसके अंडर कंट्रोल में था, चोला महाराजा ऑफ रेनदू, ठीक है. तो ये था जनरली दे वर ओरिजिनली इंडिपेंडेंट पर लेटर जो है ईस्टर्न चालुक्यास के अंदर आ गए थे. तो ये रेयर रेनाती चोल इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश रीजन में फाउंड किया गया है, ठीक है. तो ये हो गया हमारा मेडिवल इंडिया और एंशिएंट हिस्ट्री से जो भी रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे. नाउ कम टू पर्सनालिटीज़ में पहले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस. वेरी इंपॉर्टेंट, आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए. एससी बोस जो हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. तो सबसे पहले ये न्यूज़ में देख लेते हैं क्यों है. 23 जनवरी 2021 को इंडिया ने 125th एनिवर्सरी उनकी सेलिब्रेट की है, जिसको उन्होंने नाम क्या दिया है, पराक्रम दिवस. क्या नाम दिया है, पराक्रम दिवस, ठीक है. तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे. अब हम पहले उनके पढ़ लेते हैं कि उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर किया था 1920 में, बट उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था अप्रैल 1921 में, ठीक है. अलॉन्ग विथ चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो थे इन्होंने सर्व किया था प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, ठीक है. फिर ये किससे इंस्पायर्ड हुए थे, भगवत गीता और स्वामी विवेकानंद और सर अरबिंदो घोष की जो टीचिंग्स थी उनसे इंस्पायर्ड हुए थे, ठीक है. तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कुछ पॉलिटिकल कैरियर के बारे में हम जानते हैं, उनके कुछ रोल्स के बारे में. तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल कैरियर देते हैं. इनके पॉलिटिकल लीडर किसके अंडर ये वर्क किए थे, तो चित्तरंजन दास. तो इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे, आप अच्छे
से पढ़ लीजिए, चित्तरंजन दास जो थे इन अर्ली 1920s। बोस जो थे उन्होंने न्यूज़पेपर एडिट किया था फॉरवर्ड, और लेटर उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम था स्वराज। तो स्वराज किसका न्यूज़पेपर था? सुभाष चंद्र बोस जी का न्यूज़पेपर था। इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह सर्व किया था एज इन कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने सर्व किया था। इनका रोल जो था आईएनसी में देखते हैं 1920s में क्या हुआ। ये जो है रेडिकल विंग से बिलोंग करते थे आईएनसी में, ठीक है। बहुत बार ये अरेस्ट हुए, बट इनको फिर कहाँ डिपोर्ट कर दिया गया? बर्मा, जो कि प्रेजेंट डे म्यांमार है, इन 1925 में, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इनका जो कनेक्शन है वो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट से ज़्यादा है। फिर उन्होंने एक बुक लिखी, द इंडियन स्ट्रगल। तो द इंडियन स्ट्रगल बुक किसकी है? सुभाष चंद्र बोस जी की है, जो कि विच कवर्ड कंट्रीज इंडिपेंडेंस मूवमेंट को कवर किया था उन्होंने। फिर रोल प्रेसिडेंट इनका कैसे आईएनसी के प्रेसिडेंट बने 1930s में? तो सबसे पहले हरिपुर सेशन हुआ, वहाँ पे ये 1938 में प्रेसिडेंट बने आईएनसी के, गुजरात के। उन्होंने मेंशन किया बहुत सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अंडर स्टेट ऑनरशिप एंड स्टेट कंट्रोल, और इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान निकाला, जो कि जिसमें उन्होंने फंडामेंटल राइट्स और नेशनल प्लानिंग कमेटी को नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप की विद द हेल्प ऑफ जवाहरलाल नेहरू के साथ, ठीक है। चेयरमैनशिप किसके अंदर थी? जवाहरलाल नेहरू के। बट इसी सेशन में उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हुए गांधी जी के साथ एमर्ज, ठीक है। तो फिर उसके बाद हरिपुर सेशन के बाद आया त्रिपुरी सेशन 1939 में, फिर से वो प्रेसिडेंट बने आईएनसी के। बट उस टाइम क्या हुआ था, गांधी जी ने अपने भी अपने तरफ से पट्टभी सीतारमैया को खड़ा किया था कि वो प्रेसिडेंट के लिए लड़े, बट प्रेसिडेंट कौन बन गए? सुभाष चंद्र बोस बन गए। तो ये जो है पहली टाइम गांधी जी की अथॉरिटी को चैलेंज किया था विद इन द आईएनसी। तो नेताजी ने ये नहीं चाहते थे कि नेशनल मूवमेंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो उन्होंने आईएनसी जो थे प्रेसिडेंटशिप उनको छोड़ दी, और उसके बाद उन्होंने फॉर्म किया ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने फॉर्म किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विद इन द आईएनसी के फैक्शन में ही, ठीक है। विद इन द आईएनसी उन्होंने क्यों फॉर्म किया? कि जो भी पॉलिटिकल लेफ्ट है उनको कंसोलिडेट करने के लिए, ठीक है। बट वो जो है धीरे आईएनसी से फिर बाहर हो गए, क्योंकि वो एक्सट्रीम लेफ्ट उनका कैरेक्टर था, ठीक है। एंटी इंपीरियलिस्ट स्टैंड था कि वो बिल्कुल ही ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते थे, इसलिए वो आईएनसी से एक्सपेल कर दिए गए, ठीक है। फिर आते हैं हिज एग्जाइल फ्रॉम इंडिया। तो नेताजी के रेडिकल एक्टिविटीज़ की वजह से ब्रिटिशर्स जो थे उनको अरेस्ट कर लिया। फिर नेताजी जो थे वो जान गए थे कि इंडिया जो है ऐसे लिबरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इंडिया को आउटसाइड इंडिया से, मतलब जापान हो गए, जर्मनी हो गए, यहाँ से सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी इंडिया इंडिपेंडेंट हो पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, फैसिलिटीज़ बहुत सारी ऑब्टेन की, और वो चले गए ब्रिटिश इंडिया से बाहर, ठीक है। और वो पहले कहाँ गए? जर्मनी में, और फिर वो जापान में गए। तो उनकी मिलिट्री एक्टिविटीज़ थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 की अगर बात करें, तो जर्मनी जैसे ही वो 1942 में गए, तो उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो फॉर्म किया, ठीक है। और उसको एंड इस्टेब्लिश किया, क्या? फ्री इंडिया सेंटर इस्टेब्लिश किया, जो कि आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का जो है प्रिकर्सर था, ठीक है। फिर वो सिंगापुर गए इन जुलाई 1943 में, और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का पूरा चार्ज ले लिया, आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। और उसको 3 डिविजन्स बनाए, ठीक है। आईएनए किसने इस्टेब्लिश किया था? मोहन सिंह ने, और राज बिहारी बोस जो थे वो भी इसमें कॉपरेट किया था। इन सिंगापुर उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल द आज़ाद हिंद गवर्नमेंट फाउंड की, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, जिसकी खुद की करेंसी थी, खुद का कोड था, खुद का सिविल कोड था, नेशनल एंथम था, ठीक है। फिर 1943 में हेड ऑफ द स्टेट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट उन्होंने डिक्लेयर किया वॉर ब्रिटिश पे ऑन द लिबरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर उन्होंने किस पे ब्रिटिश पे वॉर डिक्लेयर किया? तो आईएनए जो थी उन्होंने एक स्लोगन निकाला, चलो दिल्ली, और वो कहाँ तक पहुँच गए? मणिपुर तक पहुँच गए, जिसके कारण ब्रिटिश जो थे उनका जो कॉन्फिडेंस था वो धीरे धीरे लो होने लगा ब्रिटिशर्स का। फिर आईएनए जो थी क्या जीत ली? रंगून, इम्फाल और अंडमान और निकोबार फिर से इंडिया के अंदर आ गया। पहले जो ब्रिटिश के अंदर था, तो फिर से उन्होंने उसको जीत लिया, ठीक है। तो नेताजी रीनेम्ड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को उन्होंने क्या दिया था? शहीद एंड स्वराज आइलैंड दिया था, ठीक है। बट इन 2018 में अभी मोदी जी ने उनके नाम कुछ के चेंज किए। तो रॉस आइलैंड, नील आइलैंड, हेवलॉक आइलैंड जो अंडमान एंड निकोबार का था, तो उन्होंने रॉस आइलैंड को क्या नाम दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम दिया,
दिया, फिर नील आइलैंड को शहीद द्वीप नाम दिया और हेवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप नाम दिया, ठीक है। द ग्रेट सैल्यूटेशन एवरी आर्मी पर्सनल यूजेस, अभी जो सारे आर्मी पर्सनल यूज़ करते हैं जय हिंद का नारा यूज़ करते हैं, जो कि किसने कॉइन किया था टर्म, नेताजी ने कॉइन किया था, असाइड बाय एड बाय एबिड हसन, ठीक है। तो ये हो गया सुभाष चंद्र बोस जी की लाइफ का जो भी बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड्स थे, जो भी प्रेसिडेंटशिप था, उन्होंने क्या रोल्स था उनका। ये यहाँ पे एक चार्ट दिया है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा कैसे कैसे उनका वो हुआ। 1920 में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन उन्होंने क्लियर किया, फिर उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया 1921 में स्वराज, ठीक है। फिर 1925 में डिपोर्ट कर दिए गए बर्मा, फिर इंडियन स्ट्रगल स्टार्ट किया, ठीक है। प्रेसिडेंट बने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1929 में, 1938 में हरिपुर सेशन, 1939 में त्रिपुरी सेशन, ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। फिर उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक तभी फाउंड किया 1942 में, वो एस्केप कर गए इंडिया से और वो कहाँ पे गए, जर्मनी में गए, और उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो और फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी में स्टार्ट किया। फिर 1943 में उन्होंने INA का चार्ज ले लिया सिंगापुर में और इन एग्जाइल गवर्नमेंट फॉर्म की, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के कुछ रोल्स। नाउ कम टू ज्योतिबा फूले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो रिसेंटली 130th डेथ एनिवर्सरी इनकी ऑब्जर्व की गई है। तो ज्योतिबा गोविंद राव फूले जो थे एक प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थे इन 19th सेंचुरी इंडिया में। वो कहाँ के थे, महाराष्ट्र रीजन के थे। 1827 में उनकी फैमिली जो थी वो माली कास्ट, जनरली लोअर कास्ट फैमिली से वो बिलोंग करते थे। तो 13 ईयर्स में ही उनकी शादी किससे हो गई, सावित्री बाई से हो गई। तो उन्होंने थॉमस पेनी की फेमस बुक पढ़ी थी द राइट्स ऑफ द मैन, उससे वो इन्फ्लुएंस हुए कि उन्होंने सोचा कि हमको वुमेन के एनलाइटमेंट के लिए, वुमेन के एम्पावर के लिए और लोअर क्लास कास्ट जो पीपल है उनके एम्पावर के लिए कैसे हम चीज़ें कर सकते हैं और कैसे हम सोशल एविल्स जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उनको टाइटल किसने दिया था महात्मा का, विट्ठल राव कृष्ण जी वांडेडकर जो थे 1888 में, उनको उन्होंने टाइटल महात्मा का दिया था। कौन थे, विट्ठल राव कृष्ण जी वांडेडकर, ठीक है, और जो कि पास कब हुए 1890s में। तो एफर्ट्स हम इनके कुछ देख लेते हैं। उन्होंने बोला था कि कंपलसरी यूनिवर्सल एजुकेशन आप प्रोवाइड करिए। उन्होंने और उनकी वाइफ ने फर्स्ट एवर स्कूल जो है दलित गर्ल्स के लिए इस्टेब्लिश किया था, कहाँ पे, पुणे में 1848 में। और करिकुलम जो है इस स्कूल का वो क्या था, वेस्टर्न एजुकेशन पे बेस्ड था, जहाँ पे मैथ्स और साइंस और सोशल स्टडीज़ पढ़ाई जाती थी। वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, मेन और वुमेन को इक्वल रखा, वुमेन के एजुकेशन पे स्ट्रेस किया, और सोशल एविल्स जो थे, चाइल्ड मैरिजेस थे, सती सिस्टम था, फीमेल इन्फेंटिसाइड था, उनको प्रिवेंट करने की बात की। तो उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह 1863 में इस्टेब्लिश किया। क्या इस्टेब्लिश किया, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, जो कि फर्स्ट एवर इन्फेंटिसाइड प्रोहिबिशन होम था, जो प्रेग्नेंट विमेन जो थी और रेप विक्टिम्स थी उनको हेल्प करता था। विडो रिमैरेज उन्होंने प्रमोट किया। कास्ट सिस्टम के लिए उन्होंने अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा किया, ठीक है। वो पहले पर्सन थे जिन्होंने दलित वर्ड कॉइन किया था, किसके लिए, जो भी पीपल लोअर कास्ट और अनटचेबल्स पीपल्स थे उनके लिए। उन्होंने वेदास को पूरी तरह रिजेक्ट किया और उन्होंने बोला कि ब्राह्मण जो है इन सब चीज़ों के लिए, एक्सप्लॉयटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कहा था, महर्षि शिंदे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और गडगे बाबा एंड साहू महाराज। एसोसिएशन इन 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज फाउंड की, ठीक है, जिसको सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ बोलते हैं। कहाँ पे फाउंड की थी, उन्होंने पुणे में। ये क्या थी, एक सोशल रिफॉर्म सोसाइटी थी जो कि डिप्रेस क्लासेस के लिए इक्वल राइट के लिए लड़ती थी, ठीक है। कम्युनिटी जो है इसमें कौन कौन सी इंक्लूडेड थी, मुस्लिम्स, नॉन ब्राह्मिन्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल सारे इंक्लूडेड थे, ठीक है। तो ये हो गया ज्योतिबा फूले, ठीक है। और इनके कुछ कुछ लिटरेरी वर्क्स थे, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। ब्राह्मण शाह कसाब 1969, गुलामगिरी 1873, शेत कर्यांचा असूल 1883, सार्वजनिक सत्य धर्मा पुस्तक 1891 और अस्पृश्यांची कैफियत 1893, ठीक है। तो ये ज्योतिबा फूले का था। फिर आते हैं बाल गंगाधर तिलक। रिसेंटली बाल गंगाधर तिलक की जो है 100th एनिवर्सरी जो है ऑब्जर्व की गई है, ठीक है। तो आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक जो थे वो फर्स्ट लीडर्स थे इंडियन नेशनल
फर्स्ट बहुत सारे लीडर्स में से एक लीडर थे, जो फर्स्ट लीडर थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के। ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से बिलोंग करते थे, जो कि जिसमें कौन कौन से थे, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय जो थे, और तिलक थे। तिलक जो थे उनको उनको नाम क्या दिया गया, फादर ऑफ इंडियन एंड रेस्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स। उन्होंने सेल्फ रूल और स्वराज उन्होंने पहली बार कॉइन किया था वर्ड ड्यूरिंग द स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था फेस्टिवल गणेश चतुर्थी, शिव जयंती की यूनिटी क्रिएट करो बिटवीन द नेशनल डिफरेंट ग्रुप्स और नेशनल स्पिरिट ब्रिंग करिए अमंग द पीपल। जवाहरलाल नेहरू ने उनको टाइटल दिया था फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। तो किसने टाइटल दिया था फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन? बाल गंगाधर तिलक जी को जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और महात्मा गांधी ने डिस्क्राइब किया था तिलक को एज अ मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग फाइंड की थी 1916 में विद द एनी बेसेंट, और वो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को फाउंड किया था 1884 में। ठीक है। कॉमन पीपल को एजुकेट करना इन इंग्लिश में। लिटरेरी वर्क्स क्या क्या थे? उन्होंने केसरी स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर, जो कि मराठी में था, और मराठा स्टार्ट किया था इन इंग्लिश में। बुक क्या थी? गीता रहस्य और आर्टिक होम टू वेदास जो थी इनकी बुक थी। तो ठीक है, ये थे बाल गंगाधर तिलक। नाउ कम टू 350th जयंती ऑफ बाबा बंदा सिंह बहादुर। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी ट्रिब्यूट पे किया है बाबा बंदा सिंह बहादुर को 350th जयंती में। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर 1670 to 1716 तक थे। ये कौन थे? सिख वॉरियर थे, जो मुगल अम्पायर के अगेंस्ट जो है लड़ रहे थे इन 18th सेंचुरी। ठीक है। आफ्टर जब श्री गुरु गोविंद सिंह जो है ख़त्म हो गए थे उसके बाद। तो गुरु गोविंद सिंह कौन थे? ये 10th सिख गुरु थे, जो कि ट्रांसफॉर्म किया था उन्होंने सिख को मार्शल रेस में, और खालसा इस्टेब्लिश किया था पंथ। शाह आलम जो थे वो 7 मुगल एम्परर थे और सन ऑफ औरंगजेब थे। ठीक है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जो थे उनको क्या बोला जाता था? लक्ष्मण दास, लक्ष्मण देव और माधो दास भी बोला जाता था, जो कि किस फैमिली से बिलोंग करते थे? मिन्हास राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने एक मोनेस्ट्री इस्टेब्लिश की थी नांदेड़ में, जो कि महाराष्ट्र में है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी। ठीक है, इन 1708। और ये विजिट किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। और ये यहाँ पे डिसिपल बने थे गुरु गोविंद सिंह के। ठीक है। फिर आफ्टर द फोर्ट्रेस टाउन ऑफ गुरुदास नंगल फेल टू द मुगल्स इन 1715, बाबा बंदा सिंह जो थे वो कैप्चर कर लिए गए और उनको दिल्ली लाया गया और उनको टॉर्चर किया गया, और उनकी डेथ हो गई 1716 में बाय जब किस रीन के टाइम पे? मोहम्मद फ़ारूक सुआर जब थे उनके रीन के टाइम पे। कंट्रीब्यूशन क्या था कि उन्होंने एबॉलिश किया था ज़मींदारी सिस्टम। ठीक है। उन्होंने कॉइन को मिंट किया, कॉइन बनाया था गुरु नानक देव के नेम्स में, और गुरु गोविंद सिंह का नेम के कॉइन इशू किए थे उन्होंने। और मुखलिसगढ़ जो है हरियाणा में है, उसका नाम चेंज करके उन्होंने क्या लिखा? लोहगृह जो है कैपिटल बनाई, जो कि कैपिटल किसकी थी? फर्स्ट सिख स्टेट की कैपिटल क्या थी? लोहगृह थी, जिसको बोलते हैं फोर्ट ऑफ स्टील। ठीक है। तो ये थे बाबा बंदा सिंह बहादुर। नाउ कम टू पुरंदर दास। पुरंदर दास जो थे, कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी फील्ड रिसर्च की है कि केशवपुरा जो था कर्नाटका में जो है, टू सॉल्व द मिस्ट्री रिगार्डिंग बर्थ प्लेस ऑफ पुरंदर दास। तो बर्थ प्लेस जो था पुरंदर दास का बहुत ज़्यादा डिबेटेड है, तो उनकी मिस्ट्री, उनके बर्थ प्लेस की मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए अभी गवर्नमेंट ने ये किया। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक में डिवाइडेड है। ठीक है। तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो था जनरली नॉर्थ रीजन में था, वैदिक ट्रेडिशन को फॉलो करता था। ठीक है, सामदेव वगैरह। और कर्नाटिक म्यूज़िक जो था वो भक्ति मूवमेंट के टाइम पे फ्लरिश हुआ। हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो था वो राग बेस्ड था, और कर्नाटिक म्यूज़िक जो था वो कीर्ति बेस्ड है। ठीक है। इसके फीचर्स क्या? हिंदुस्तानी म्यूज़िक के फीचर्स क्या हैं? तुर्को पर्शियन म्यूज़िक एलिमेंट्स थे, और ये इनका कोई ऐसा एलिमेंट नहीं था, ये इंडिजीनियसली डेवलप हुआ था। हिंदुस्तानी म्यूज़िक में बंदिश होती थी, और यहाँ पे बंदिश कोई नहीं होती थी। ठीक है। हिंदुस्तानी म्यूज़िक में बहुत सारे घराना एमर्ज्ड हुए लेटर। कर्नाटिक म्यूज़िक में कोई भी घराना नहीं था, ये स्पेसिफिक वे एक ही टाइप पे सिंग किया जाता था। कौन कौन से हिंदुस्तानी म्यूज़िक में तबला, सारंगी, सितार, संतूर, ये सब वायलिन वगैरह यूज़ किया जाता था। कर्नाटिक म्यूज़िक में वीणा, मृगंदम, मंडोलियन, जलतरंगम, वायलिन और फ्लूट, यहाँ पे भी कर्नाटिक म्यूज़िक में ये सब यूज़ किया जाता था। ठीक है। तो नाउ कम टू मोर ऑन न्यूज़। टिल नाउ ये बिलीव किया जाता था कि जो पुरंदर दास थे वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे? पुरंदर ग्रह नियर पुणे महाराष्ट्र में बॉर्न हुए थे। बट अभी एक्सपर्ट कमेटी कर्नाटका गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की कि उनका यहाँ पे बहुत एनफ एविडेंस
एविडेंस है कि वो केशवपुरा जो है वो उनकी बर्थ प्लेस है, ठीक है। तो नाउ कम टू पुरंदरदास। पुरंदरदास जो थे वो 1484 टू 1564 तक थे। ये सेंट थे, पोएट थे, सिंगर थे, जो कि ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर के टाइम पे आए थे। ये ही वॉज द डिसिपाइल ऑफ, किसके डिसिपाइल थे? वयस तीर्थ जो थे राजगुरु ऑफ विजयनगर एम्पायर थे, ठीक है। प्रायर टू हिज इनिशिएशन ऑफ हरिदास ट्रेडिशन, ठीक है, हरिदास ट्रेडिशन के इनिशिएशन के पहले म्यूज़िक और लिटरेरी जो ट्रेडिशन थे वैष्णविट्स से, पुरंदर दास जो थे रिच मर्चेंट्स थे, उनको क्या बोला जाता था? श्रीनिवास नायका बोला जाता था। फिर उनको पितामह बोला गया कर्नाटिक म्यूज़िक का। तो पुरंदर दास को क्या बोला गया? कर्नाटिक म्यूज़िक का पितामह बोला गया। और ही सिस्टमाइज्ड मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ कर्नाटिक म्यूज़िक, ठीक है। अभी तक उनको प्रेजेंट डे तक कर्नाटिक म्यूज़िक का टीचिंग गुरु माना जाता था। इन्होंने राग इंट्रोड्यूस की, माया, मालवा, गोवला एट अ बेसिक स्केल ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, अंडर द पेन नेम पुरंदर विठला। उन्होंने 4.7 लाख डिवोशनल सॉन्ग्स को लिखे, ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज कन्नड़, नोन एज कीर्तान्स बोलते थे उन्होंने, और जो कि लोकल इश्यूज और साउथ इंडिया के जो ट्रेडिशन थे उनको उनके बारे में थे। स्वामी हरिदास जो थे वो टीचर थे फॉर मोस्ट ऑफ हिंदू। स्वामी हरिदास जो हैं वो किसके? हिंदुस्तानी म्यूजिक जो थे तानसेन, वो उसके टीचर थे, और वो किसके डिसिपाइल थे? पुरंदर दास के डिसिपाइल थे, ठीक है। तो दिस इज पुरंदर दास। नाउ कम टू अदर पर्सनैलिटीज इन न्यूज़। तो सबसे पहले आते हैं लचित बोरफुकान। ये कौन थे? ये कमांडर हैं अर्स्टवाइल अहोम रीजन के, जो कि आसाम रीजन था। और ये इनको ऐसा एज एन कंसीडर किया जाता है कि कल्चरल आइडियल जो था आसाम में उसको रिवाइव करने के लिए आए थे। आफ्टर ही डिफीटेड अ लार्ज मुगल आर्मी, उन्होंने लार्ज मुगल आर्मी जो थी बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र पे डिफीट की थी बैटल ऑफ सराई घाट में, ठीक है। बैटल ऑफ सराई घाट कहाँ पे हुआ था? आसाम और आसामीज जो थे और मुगल आर्मी के बीच में हुआ था, ठीक है, 1671 में, जहाँ पे इन्होंने मुगल आर्मी को डिफीट किया था। लचित वॉज अपॉइंटेड एज बोरफुकान बाई किसने अपॉइंट किया था? चक्रध्वज सिंह ने इनको अपॉइंट किया था। बोरफुकान ये एक पोजीशन है जिसमें बोथ जुडिशल और एग्जीक्यूटिव पावर आपको दी जाती है। फिर आते हैं मालिक अंबर। ये कौन थे? अफ्रीकन स्लेव थे, जो कि धीरे धीरे वॉरियर की तरह टर्न हुए थे, जिन्होंने कौन सी सिटी फाउंड की थी? औरंगाबाद। तो औरंगाबाद सिटी कौन फाउंड किया था? मालिक अंबर। ये कहाँ बॉर्न हुए थे? 1548 में बॉर्न हुए थे, सदर्न यूथोपिया खंबात रीजन में, जो कि अंबर खंबात रीजन में पैदा हुए थे। अंबर जो है इज़ बिलीव टू हैव एसोसिएटेड विथ ऑर्मो ट्राइब्स से एसोसिएटेड थे। अंबर जो थे वन ऑफ द 1000 अदर हस्बी क्या है? एक टर्म है जो एप्सिनल हाईलैंड में जो भी पीपल्स रहते थे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि किसने परचेज कर लिया था? चंगेज़ खान थे, जिन्होंने उसको फिर से डेक्कन ले आए थे, ठीक है। तो ये मालिक अंबर हो गए। फिर रहीम जो है वन ऑफ द 9 नवरत्नस हैं अकबर के कोर्ट पे, ठीक है। ये बहुत सारी इनकी सेकुलर टीचिंग्स थी, ठीक है, सारे रिलीजन्स को एक साथ रखते थे। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, जैसे कि ब्रज, कौन सी लैंग्वेजेस में लिखी थी? ब्रज, संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी। उन्होंने बाबर को, जो बाबर नामा था, उसको ट्रांसलेट किया था तर्किश से पर्शियन में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। तो रहीम हो गए। फिर आते हैं नर्मदा शंकर दवे, ठीक है, 1833 टू 1886। ये प्राइम मिनिस्टर ने अभी उनको ट्रिब्यूट पे किया है इन 187th बर्थ एनिवर्सरी। ये कौन थे? गुजराती पोएट, प्ले राइटर और सोशल रिफॉर्मर हैं, जो कि मैगजीन कौन सी फाउंड की थी उन्होंने? डांडियो मैगजीन जो है इन्होंने फाउंड की थी। फिर राम मनोहर लोहिया, वेरी इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर, आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये अंडरग्राउंड रेडियो चलाते थे, उसका नाम था कांग्रेस रेडियो एट बॉम्बे, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला था तब, ठीक है। इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर भी थे, और उन्होंने एडिट किया था एक पीरियोडिकल जो कि कांग्रेस सोशलिस्ट नाम से था। इन्होंने इंडिया का इन्वॉल्वमेंट वर्ल्ड वॉर 2 के लिए अपोज किया था, और इन्होंने बोला था कि कंपलसरी इंटरकास्ट मैरिजेस होनी चाहिए फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट एंड कम्युनिटी फेस्टिवल, कास्ट सिस्टम को एरेडिकेट करने के लिए, ठीक है। फिर गुर्जरा अप्पा राव जो थे, ये तेलुगु पोएट, राइटर और सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने सपोर्ट किया था जेंडर इक्वालिटी, कास्ट सिस्टम अगेंस्ट द कास्ट एंड कम्युनल प्रेजुडाइसेस। तो उन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे थे, ठीक है। तो ये कुछ वर्क्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। फिर आते हैं कुशोक बकुला रायनपोचे। ये कौन थे? ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर जो है नीमू लद्दाख में विजिट किया था उन्होंने, तो उन्होंने ग्रेटनेस बताया था इनकी। ये कौन थे? प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मंक थे, स्टेट्समैन थे, इंटरनेशनल डिप्लोमेट थे, जिनको बोला जाता था आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न लद्दाख। तो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न लद्दाख किन्हें बोला था? रायनपोचे को बोला जाता था।
इन्होंने डिटेल केस बनाया लद्दाख को कि वो कैसे इंडिया का पार्ट ही रह जाए, ठीक है। नीमू जो था क्या है, ये जास्कर रेंज से सराउंडेड है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंदस, ठीक है। फिर आते हैं महात्मा अयंकाली, ये कौन थे, सोशल रिफॉर्मर हैं ट्रेवेन कबोर के, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। अनटचेबल पुलैया कास्ट से बिलोंग करते थे। इन्होंने फाउंड की थी साधु जन परिपालन संगम, ठीक है, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द पुअर, जो कि फंड रेज करता था कि वो खुद का स्कूल स्टार्ट कर सके। ही ऑल्सो बिकम अ मेंबर ऑफ असेंबली ऑफ ट्रेवेन कबोर नोन एज श्री मालूम पॉपुलर असेंबली, और प्रजा सभा इन्होंने बनाई थी। फिर आते हैं जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, ये कौन थे, जैन सेंट हैं, जो कि वर्क किसके लिए किए थे, जो भी लॉर्ड महावीरा के मैसेज हैं उनको स्प्रेड करने के लिए स्प्रेड करते थे। ये मासेस के वेलफेयर के लिए, उनके एजुकेशन के लिए हेल्प करते थे, और जो भी सोशल इविल्स हैं उनको एरेडिकेट करने के लिए उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट भी किया था, एंड द कॉज ऑफ स्वदेशी, ठीक है, उसको भी सपोर्ट किया था। फिर आते हैं श्री विश्वनाथ सत्यनारायण, ये कौन थे, ये है तेलुगु राइटर हैं जो पोइट्री भी लिखते थे, नॉवेल्स, ड्रामा और ये सब भी लिखते थे। इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है फॉर हिज बुक्स रामायण कल्पवृक्षम, ठीक है। ये फर्स्ट तेलुगु राइटर थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ज्ञानपीठ अवार्ड कौन प्रेजेंट करता है, भारतीय ज्ञानपीठ, ठीक है, किस ऑथर को, जिनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर में। हिज वही पदागलू वो जो है हिंदी में ट्रांसलेट की गई बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने उसको ट्रांसलेट की थी, जिसको शशरपन नाम दिया गया। सम ऑफ हिज पोएम्स ऑल्सो ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम, उर्दू और संस्कृत। फिर आते हैं पंडित जसराज, ये कौन थे, प्रोमिनेंट इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, जो कि मेवाती घराना से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मेवाती घराना क्या है, एक ख्याल बेस्ड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का घराना है, ठीक है। मेवाती घराना जो है खुद का नेम कैसे एक्वायर्ड है, जो मेवाड़ रीजन है राजस्थान का, उससे नेम इसका बनाया गया है। पंडित जसराज जो है पद्म विभूषण भी मिला है उनको, एंड ऑल्सो मास्टर ऑफ हवेली संगीत, ठीक है, हवेली संगीत के भी मास्टर हैं। फिर आते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, 200th बर्थ एनिवर्सरी अभी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मनाई गई है। फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग वॉज सेलिब्रेटेड, ठीक। तो फॉरेन नाइटिंगेल कौन थी, द लेडी ऑफ विद द लैम्प बोला जाता है उनका नाम, ठीक है। ये कौन थी, ब्रिटिश नर्स थी, सोशल रिफॉर्मर थी, स्टैटिस्टिशियन थी, जो कि स्टैटिस्टिशियंस थी। उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया था, सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन एंड द नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस इस्टेब्लिश किया था 1860 में। उनको क्रेडिट किया था कि ये फर्स्ट हेल्थ प्रोफेशनल वर्कर्स थी जिन्होंने डेटा को यूज़ किया था, ठीक है। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में उन्होंने हैंड वॉशिंग को प्रैक्टिस को बढ़ाया, ठीक है, जो कि आज भी रेलिवेंट है। इन्होंने क्या ट्रेनिंग फॉर मिडवाइफ्स एंड नर्सेस इन वर्क ऑफ इन्फर्मरी सेटअप किया था, और ये पहली वुमेन थी जिनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड मिला था, ठीक है। इंटरनेशनल नर्सेस डे जो है ये मनाया जाता है May 12 को। इन्हीं के उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने डेजिग्नेट किया है 2020 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ इन द ऑनर ऑफ 2020 एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल बर्थ। फिर आते हैं नानाजी देशमुख, चंडिका दास अमृतराव देशमुख, जिसका नाम था नानाजी देशमुख। ये कौन थे, सोशल रिफॉर्मर और पॉलिटिशियंस थे। इन्होंने बहुत सारे वर्क किए थे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड रूरल सेल्फ रिलायंस। इन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सेटअप किया था मध्य प्रदेश में, जो कि कंट्री का पहला रूरल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये इंस्पायर्ड किससे हुए थे, लोकमान्य तिलक जी से इंस्पायर्ड हुए थे, ठीक है। और इनको भारत रत्न मिला है पोस्टहुमसली, मरने के बाद इनको मिला है भारत रत्न 2019 में, ठीक है। तो ये नानाजी देशमुख हो गए। दीज आर द सम पर्सनालिटीज इन न्यूज़। नाउ कम टू हिस्टोरिकल इवेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं मालाबार रिबेलियन, ठीक है, पहला टॉपिक है इसमें मालाबार रिबेलियन, ठीक है। तो अभी ये क्यों न्यूज़ में है कि 2021 जो था ये 100th ईयर एनिवर्सरी हो मालाबार अपराइजिंग की, ठीक है। तो मालाबार आपको पता होगा, मालाबार रीजन कौन सा है, वेस्टर्न घाट्स का जो नीचे वाला पार्ट होता है, केरला वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड मालाबार रीजन, ठीक है। नाउ कम टू मालाबार रिबेलियन, ठीक है। तो मालाबार रिबेलियन को क्या बोला जाता है, मोपला रिबेलियन भी बोला जाता है। ये क्या है, आर्म्ड रिवॉल्ट। मापिला जो मुस्लिम्स थे,
केरला के, उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटी और हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो 1921 में इन्होंने रिबेलियन स्टार्ट किया उनके अगेंस्ट। ये 6 मंथ लॉन्ग रिबेलियन था जो कि, और पहला केसेस ऑफ नेशनलिस्ट रिबेल अपराइजिंग थे जो कि सदर्न इंडिया में हुए। ये जनरली कब हुआ, जब खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, उसी के साइड बाई साइड ये भी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। मोपलास और मापिलास जो थे ये मुस्लिम टेनेंट्स थे जिनको कनमदार्स बोला जाता था और कल्टिवेटर्स थे जो कि मालाबार रीजन में रहते थे, और जहाँ पे मोस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स जो थे वो कौन थे, ब्रिटिशर्स, अपर कास्ट हिंदूज थे। ठीक है, मोपलास जो थे जब हैदर अली और टिप्पू सुल्तान थे उस एरिया में, तो मोपलास जो थे पूरा लैंड राइट उनका था। ठीक है, वो लैंडलॉर्ड्स भी थे, बट ब्रिटिश ने जैसे ही ऑक्यूपाई किया तो उन्होंने अपर कास्ट जो हिंदूज थे उनको ये ट्रांसफ़र कर दिया, जिसके कारण ये रिबेलियन हुआ। ठीक है, तो कॉजेज़ क्या क्या थे, तो इस रिबेलियन के तो सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ फ्यूडल कॉन्फ्लिक्ट इन मालाबार रीजन। तो पीजेंट्स और जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके बीच में हमेशा ही अपराइजिंग चलती रहती थी। एग्रेरियन डिस्कंटेंट, ठीक है, ब्रिटिश ऑपरेसिव पॉलिसी की वजह से उनको जो भी टैक्सेशन इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, रेंटिंग इंक्रीज़ हुआ, फोर्स इविक्शन हुआ, उसके कारण ये लोग फिर से इकोनॉमिक कंडीशन इनकी वर्सन हो गई। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ मापिलास, जो कांग्रेस थे, जब भी खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो ये उन्होंने पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन उनको बूस्ट मिला कि वो रिबेलियन वो कर सकते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। खिलाफत कमेटी जो थी वो कब फॉर्म हुई, मालाबार रीजन में फॉर्म हुई इन जून 1920 में। गांधी जी अलॉन्ग विद शौकत अली जो है वो विजिट किए, उन्होंने नॉन कॉपरेशन का मैसेज बताया इन द अमंग द रेसिडेंट ऑफ मालाबार। ठीक है, फिर इमीडिएट कॉज क्या था कि मापिलास जो थे वो किसने ऑर्गेनाइज़ किया था, अंडर द लीडरशिप ऑफ वरियम कुंज अहमद हाजी जो थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया मापिलास को कि वो जो खिलाफत लीडर थे अली मुसलियार, उनके अरेस्ट में ये सब स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो कोर्स ऑफ द रिबेलियन क्या था कि उन्होंने गुरिल्ला टैक्टिक्स अपनाई। ठीक है, जो जनमीज, ठीक है, सिंबल, टेलीग्राफ लाइंस, ट्रेन स्टेशन कोड्स, ये सब उन सबके और होम्स जो थे लैंडलॉर्ड्स के, उन पे अटैक किया। जनरली नॉन वायलेंट मूवमेंट हो गया था। ठीक है, जैसे ही रिबेलियन स्प्रेड हुआ ब्रिटिश मालाबार डिस्ट्रिक्ट में, तो ब्रिटिश जो ऑफिशियल थे वो धीरे धीरे उस लैंड को छोड़ने लगे। ठीक है, और वो पूरा जो लैंड था वो किसके कंट्रोल में आ गया, लोकल जो रिबेल्स थे उनके कंट्रोल में। तो टेरिटरी को डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट स्टेट अगस्त 1921 में किया गया और हाजी उसको रूलर बनाया गया। 6 मंथ के बाद पैरेलल खिलाफत मूवमेंट का रजीम जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर सेटअप किया गया, नीलाम्बूर में सेटअप किया गया, और जिसका खुद का सेपरेट पासपोर्ट था, करेंसी था, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन था। जो टेनेंट्स थे, मुस्लिम टेनेंट्स थे, उनको ग्रांट किया गया कि वो लैंड का पावर जो है उनके हाथ में आ गया। ठीक है, और उनको टैक्स इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए गए। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो वायलेंस था एज इन हिंदू मुस्लिम वायलेंस बन गया, कम्युनल वायलेंस की तरफ मुड़ गया, जिसके कारण ये खिलाफत मूवमेंट से पूरी तरह अलग हो गया। फिर ब्रिटिश सेपरेशन कैसे हुआ, ब्रिटिश ने गुरखा रिजीम अपनाया गया और इम्पोज किया मार्शल लॉ। वैगन ट्रेजेडी, उन्होंने 60 मापिलास प्रिजनर्स जो थे उनको प्रिजन किया, उनको धीरे धीरे मार दिया। ठीक है, इन द क्लोज्ड रेलवे गुड्स वैगन। बाई जनवरी 1922 दे हैड टेकन बैक द एरियाज हेल्ड बाई रिबेल्स एंड कैप्चर्ड ऑल द की लीडर्स। ठीक है, उन्होंने पूरे लीडर्स को कैप्चर कर लिया और पूरा जो रिबल्स का एरिया था वो फिर से अपने हाथ में ले लिया, हाजी को अरेस्ट कर लिया और उनको डेथ का सेंटेंस दे दिया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मापिला रिबेलियन। ठीक है, नाउ कम टू ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अभी 100th ईयर ऑफ फॉर्मेशन हो गया। कब बना था, 1920 में बना था। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बना था, 1920 में बना था। किस लिए बना था कि जो लेबर रिप्रेजेंटेशन है, ILO भी बना था उसी टाइम पे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करे इंडिया का। ठीक है, तो लाला लाजपत राय जो थे इलेक्टेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, और दीवान चमन लाल जो थे फर्स्ट सेक्रेटरी थे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, लाला लाजपत राय जो थे वो पहले प्रेसिडेंट थे। CR दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने भी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। गया सेशन कांग्रेस 1922 का था कांग्रेस का, जहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को फॉर्मली रिकग्नाइज किया गया था। ठीक है, फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्प्लिट हुई नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन में 1929 में और रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 19
31 में। आफ्टर मार्थ ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन में। लेबर यूनियन और ट्रेड यूनियन आपको पता होना चाहिए, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में जो लिंक होता है उसके लिए। फैक्टर्स किस लिए ये बना था ट्रेड यूनियन कि वर्ल्ड जो लेबर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन वगैरह हुए थे, उसके कारण इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हुआ था, बॉम्बे में स्ट्राइक्स हुई, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश रूल के कारण और नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के कारण ये ट्रेड यूनियन बना था। फिर आते हैं अदर ट्रेड यूनियन और लेबर यूनियंस में। तो सबसे पहला जो ट्रेड यूनियन बना था बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, जिसको किसने बनाया था, एनएम लोखंडे ने, ठीक है। फिर एमलगमेशन हुआ था सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स एंड इंडिया एंड बर्मा का। फिर मद्रास लेबर यूनियन किसने बनाया था, बीपी वाडिया ने बनाया था 1918 में। 1905 में मैनेजमेंट ऑफ प्रिंटर्स यूनियन कलकत्ता में बने थे। फिर बॉम्बे पोस्टल यूनियन बनी 1907 में। 1910 में कामगार हितवर्धक सभा बनी। फिर सोशल सर्विस लीग बनी 1910 में। 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनी, जो कि किसने फाउंड की थी, अनसुईयाबेन साराभाई ने फाउंड की थी, ठीक है, जिसमें गांधी जी ने भी पार्ट लिया था, ठीक है। तो दीज आर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। नाउ कम टू वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। तो यूएस, यूरोप, रशिया जो है मई 8, 2020 को सेलिब्रेट किया एज अ विक्ट्री डे टू मार्क 75th एनिवर्सरी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन यूरोप, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या था, लॉन्गेस्ट वॉर था, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉर था इन द वर्ल्ड, ठीक है। जनरली इसमें कौन कौन से एलाइज और एक्सेस पावर थे, तो एक्सेस नेशंस जो थे वो जर्मनी, इटली, जापान थे, और एलाइड नेशंस जो थे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट थे। तो सबसे पहले कॉजेज क्या थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, तो आपको पता होगा वर्सलिस ट्रीटी जो थी, जो कि उसके कारण हुआ। फिर लीग ऑफ नेशन का फेल हुआ क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 को उन्होंने प्रिवेंट नहीं कर पाए, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस फॉलोड बाय ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में, ठीक है। हिटलर का रोल जर्मनी में, उन्होंने पोलैंड पर अटैक किया, ठीक है, हर फ्रंट से, ठीक है, जो कि मोस्ट इमीडिएट कॉज था वॉर का। हिटलर जो थे वो रशिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, ठीक है। रोल ऑफ अपीजर्स, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट फॉलो की गई बाय यूके एंड फ्रांस, जो कि हिटलर को इतना बड़ा प्रेस्टीज दे दिए, ठीक है, हिटलर को प्रेस्टीज दे दिया टू राइज एट अ होम, ठीक है। फिर इवेंट्स क्या थे वर्ल्ड वॉर 2 में, होलोकॉस्ट न्यूक्लियर बम ड्रॉप डाउन हिरोशिमा और नागासाकी। तो यूएस ने जो है ये बम ड्रॉप किए कहाँ पे, जापान में। यूनाइटेड नेशन सेटअप हुआ 1945 में वर्ल्ड पीस को बनाने के लिए। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट जो है लाया गया। यूरोपियन डोमिनेशन था वर्ल्ड में वो ख़त्म हुआ, और यूएसएसआर और यूएस के बीच में जो पावर शिफ्ट हुई। कोल्ड वॉर हुआ, स्टार्ट ऑफ कोल्ड वॉर, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड एमर्ज हुआ नॉन अलाइनमेंट की तरह, डीकोलोनाइजेशन एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, कॉलोनीज का डीकोलोनाइज हुआ और नेशनलिज्म राइज हुआ, ठीक है। तो ये हो गया वर्ल्ड वॉर 2। फिर आते हैं किस्सा खावनी बाजार मैस्करे, ठीक है। ये क्या है, कहाँ पे हुआ था, पेशावर में हुआ था, जिसने 90 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है मार्च 2020 में। ऑल्सो 100th एनिवर्सरी था अंजुमने इंशा उल अफगान इन 1921, जो कि प्रिकर्सर किसका था, खुदाई खिदमतगर मूवमेंट का। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं खुदाई खिदमतगर मूवमेंट क्या था। खुदाई खिदमतगर मूवमेंट क्या है, नॉन वायलेंट मूवमेंट था, रेसिस्टेंस मूवमेंट था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स राज के, जो कि कहाँ पे हुआ था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हुआ था। इसको सुर्ख पोश और रेड शर्ट भी बोला जाता है। इसके लीडर कौन थे, अब्दुल गफार खान थे, जिनको बच्चा खान बोला जाता था और बादशाह खान भी बोला जाता था। ये इट वाज जनरली इनिशियली सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि एजुकेशन वगैरह पे फोकस कर रहा था, बट धीरे धीरे उन्होंने जो पॉलिटिकल रूप ले लिया। इन जून 1947 में खुदाई खिदमतगर डिक्लेयर्ड एज बन्नू रिजोल्यूशन, ठीक है, डिक्लेयर द बन्नू रिजोल्यूशन उन्होंने डिक्लेयर किया कि उन्होंने डिमांड किया कि पश्तून जो है उसको चॉइस दिया जाए कि या तो वो इंडिपेंडेंस स्टेट बन जाए, पश्तूनिस्तान बनाए, या फिर पश्तून टेरिटरीज जो है ब्रिटिश इंडिया की वो किसी भी मतलब पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले। तो लेटर प्लेबिसाइट हुआ और उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया। नाउ कम टू अबाउट द मैस्कर, ठीक है। खान अब्दुल गफार खान थे, इस मैस्कर के टाइम पे अरेस्ट हुए थे 1930 में, जब सॉल्ट सत्याग्रह हो रहा था, ठीक है। उसी टाइम पे जो खुदाई खिदमतगर जो थे बहुत सारे जो थे वो पेशावर में बहुत गैदर्ड हो गए, जो कि कहाँ पे, किस्सा खावरी बाजार में, ठीक है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल दिस सिचुएशन ब्रिटिशर्स ने फायर ओपन कर दिया और बहुत सारे लोगों को 400 पीपल को ख़त्म कर दिया, मार डाला। फिर आते हैं अब्दुल गफ़ार खान। अब्दुल गफ़ार खान जो थे उनका निकनेम बोला जाता था उनको फ्रंटियर गांधी, बिकॉज वो नॉन वायलेंट मूवमेंट जो है नॉन वायलेंट मूवमेंट जो गांधी जी का रूल था वो फॉलो करते थे।
उनको नाम किसने दिया था? आमिर चंद बोमवाल ने दिया था, ठीक है। उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को स्ट्रांगली अपोज किया था, साइडिंग विद इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। इन्होंने फाउंड किया था पुश्तो लैंग्वेज में मंथली पॉलिटिकल जर्नल, जिसको पश्तून बोला जाता था, 1928 में। उनकी बायोग्राफी उन्होंने लिखी थी, माई लाइफ एंड स्ट्रगल, वॉज मेड पब्लिक इन 1969, और उनको भारत रत्न प्राइज़ भी मिला था 1987 में, और पहले नॉन इंडियन थे जिनको भारत रत्न प्राइज़ मिला था, ठीक है। तो ये हो गए खान, अब्दुल गफ्फार खान। नाउ कम टू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो 60th गोवा लिबरेशन डे, तो गोवा लिबरेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? दिसंबर 19 को एवरी ईयर, जो कि पहले क्या था, गोवा किसके कंट्रोल में आता था? पोर्टुगीज़ रूल के कंट्रोल में आता था। तो पोर्टुगीज़ ने कौन कौन से सेवरल पार्ट्स इंडिया के कॉलोनाइज किए थे? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे गोवा, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, ठीक है। जो कि गोवा, दमन एंड दीव कब लिबरेटेड हुआ? 1961 में, और दादर एंड नगर हवेली जो है अगस्त 1954 में। फिर आते हैं पुन्नप्र वायलर रिवॉल्ट जो है, ये क्या है? ये एक आर्म स्ट्रगल मूवमेंट था। किसके अगेंस्ट हुआ था? महाराजा ऑफ त्रवणकोर और उनके प्राइम मिनिस्टर सीपी रामास्वामी अय्यर थे। अंडर द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थे, CPI जो थे, ये आर्म स्ट्रगल मूवमेंट स्टार्ट किया था। क्योंकि द ईयर 1946 के विटनेस दीवान जो त्रवणकोर के थे, श्री CP रामास्वामी अय्यर, उन्होंने अमेरिकन मॉडल डिक्लेयर किया था और फॉर ट्रेवनकोर पिंसली स्टेट, और उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रेवनकोर जो था वो इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था। तो इन्होंने इसका कॉज क्या था? कॉज ऑफ स्ट्रेंथिंग। ये क्यों स्टार्ट किया था? कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं, पीजेंट्स वर्कर्स हैं, उनकी यूनिटी को स्ट्रेंथन करना, और जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स और लेबर राइट्स जो हैं उनको एनहांस करना, ठीक है। फिर आते हैं 100 ईयर्स ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने अभी 100 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये इस्टेब्लिश कैसे हुआ था? एज एन इंडिपेंडेंट नेशनल यूनिवर्सिटी, जो कब स्टेब्लिश हुई थी? 1920 में स्टेब्लिश हुई थी, ड्यूरिंग द खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। जब गांधी जी ने बाइकआउट किया था गवर्नमेंट सपोर्टेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। ये इस्टेब्लिश किसने किया था? शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन, मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, डॉक्टर MA अंसारी, अब्दुल मजीद ख्वाजा एंड जाकिर हुसैन ने इसको इस्टेब्लिश किया था। तो नेम आप याद कर लीजिए किसने किसने इस्टेब्लिश किया था। ये क्या है? ये इंडिजीनियस एजुकेशन फ्री, जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था उसको बिल्कुल ही हटा के एजुकेशन जो है इंडिजीनियस एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इसका नेम जो है जामिया मिलिया इस्लामिया जो है एंड शिफ्टेड जो है अलीगढ़ से कहाँ शिफ्ट किया गया? न्यू दिल्ली शिफ्ट किया गया। जौहर जो थे ये इसके फर्स्ट वाइस चांसलर थे, और हकीम अजमल जो खान थे फर्स्ट चांसलर थे, ठीक है। फर्स्ट बैच जो है वो ये 1921 में ग्रेजुएट है, कंप्लीटेड 21 स्टूडेंट, जो कि सारे कौन थे? मेल थे। फिर जामिया ने 1938 में इस्टेब्लिश किया उस्तादों का मदरसा, जो कि उसको बोला गया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज एट करोलबाग, और इदारा तलीम व तरक्की जो है दैट वुड प्रोवाइड इवनिंग क्लासेस, जो इवनिंग क्लासेस किसको प्रोवाइड करेगा? एडल्ट एजुकेशन को, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ टॉपिक्स। द लास्ट टॉपिक इज़ मिसलिनियस, जो कि मैं कल कवर करूँगी, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।